हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में, जो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा। उस वीडियो में मैंने आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे उसी का पार्ट 2। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को अंत तक। इसमें स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा आपका एनसीईआरटी का टोटल निचोड़, जो आपके नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, और आपके एग्ज़ाम्स में उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम्स में आने वाली है। इससे क्या होगा कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट को आप मेमोराइज कर लोगे इजी और इजीएस्ट मेथड से। इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आंसर क्वेश्चन, पिक्चर के साथ बताने वाले हैं। बने रहें स्टूडेंट्स मेरे साथ और अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को। बिना डिले किए पार्ट 2 ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पीछे का क्या क्या पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछला यानी पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आज आप उस वीडियो को देख लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे। हमने देखा कि रिसोर्स क्या होता है ना। तो रिसोर्स हम लोगों ने देखा कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करने वाली थिंग्स जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है, जब तक वो हमारे नीड को सेटिस्फाई नहीं करता तब तक आप उसे रिसोर्स नहीं कह सकते। वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यहाँ मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि हमें रिसोर्स को निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वैल्यू निकालना जो प्रोसेस में खर्च किए गए वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप प्रोसेसिंग चार्ज कम होगा अगर वैल्यू से, तब जाकर उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर निकालने में ही ज़्यादा पैसा लग जाएंगे तो हम उसे निकालेंगे नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक टेक्नोलॉजी, एक इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बींग्स का स्किल कैसे मिलकर रिसोर्स को मॉडिफाई करता है। आप सारा वीडियो में देख सकते हैं, पिछला मैंने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया था, है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने, बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोगों ने देखा था। इन सारे को रिसोर्सेज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑन द बेसिक्स ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और हम लोगों ने उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आंसर भी करवाए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21 क्या था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन टाइम को भी डिस्कस किया था। आज आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। अगर रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इन कल्चर्स, डाइवर्सिटी इन कस्टम, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन कस्टम्स। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज, तो इनॉर्मस डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। कैसे? तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिच मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा रिसोर्स है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर रिसोर्सेज हैं नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्स होने के बाद भी हम उसे निकाल नहीं सकते। इन सारी चीज़ों को हम लोग डाइवर्सिटी, नॉर्मल डाइवर्सिटी कह सकते हैं कि विभिन्नता मिलता है, रिसोर्सेज में विभिन्नता मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है। तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आप। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उतना मात्रा में रिसोर्सेज है जिससे काम चलाया जा सकता है ना। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ एरिया है जहाँ पर आपका शॉर्टेज है रिसोर्सेज का, है ना। वाइटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करें कि वो कौन सा स्टेट्स है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। जैसे कि आपका झारखंड हो गया,
छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और इस सभी जगह पर जो है ना रिच है, रिसोर्सेज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिनरल्स, कोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की लैकनेस है, कमी है। इस वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज होने के बाद भी उसको सही तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे राजस्थान। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। इस वजह से उन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को सही तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में आता है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे पूरी साल, पूरी कंट्री मतलब पूरी साल वो जो होती है यहाँ ठंड होता है, तो रिसोर्सेज होने के बाद भी हम इसे निकाल नहीं पाते। तो अब इस तरीके से जब कंडीशन हमारे सामने आती है तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको प्लान करना चाहिए, नहीं तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसे आइडेंटिफाई करनी है कौन सा रिसोर्स कहाँ पर मिल रहा है ना। सर्वे करेंगे मैपिंग के थ्रू, फिर उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी को देखेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी है रिसोर्सेज की, क्वांटिटी कैसी है ना। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो भी है प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लान बनाएंगे, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अपनी स्किल का यूज करेंगे, इंस्टीट्यूशन का यूज करेंगे, ताकि उस रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया जा सके, उसकी डेवलपमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान बनाया जा सके। और जो अपनी प्लान होती है ना, उस प्लान को दूसरे कंट्री के प्लान के साथ जो हम लोग मैच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया जो है 5 ईयर प्लान बनाती है। कोई भी काम करने के लिए गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है, नया गवर्नमेंट जब बनती है, तो पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो वैसे ही रिसोर्स को भी यूज करने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि सही तरीके से हम इसको यूज कर सकें। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, लेकिन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच है ना। कुछ और भी बात कर लेते हैं कि देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे इकोनॉमिकली डेवलप्ड। वही चीज़ है कि रिसोर्सेज पुअर होने के बाद भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, रिसोर्स में अगर रीच हैं तो इकोनॉमिकली पुअर हैं, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलता है। तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जवाबदेही आ जाती है कि हमें इस तरीके से चीज़ों में कैसे बैलेंस करके चलेंगे। तो पहली चीज़ हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजर्व कैसे करना है रिसोर्स को। ठीक है। सबको पता है कि रिसोर्सेज की नीड, रिसोर्सेज एक वाइटल है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी। रिसोर्सेज के बिना आप किसी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट को हार्म करो, है ना। तो इन्वायरमेंट को सही तरीके से विदाउट एनी हार्म इन्वायरमेंट, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को या फिर अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन पर हम लोग कंट्रोल करना होगा कि अगर नीड नहीं है तो उसकी कंजम्पशन नहीं करेंगे, ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, एक कार होती है तो सही है, लेकिन उनको नीड नहीं भी होती तो 2-3 कारें खरीद लेती हैं शो आउट करने के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती है, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। जैसे ने गांधी जी ने कहा था, इसी पर एक वर्ड है गांधी जी का कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एबडी ग्रीड, नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। कहने का मतलब है कि जितनी रिसोर्सेज है अगर सही से यूज करेंगे तो उन सारे लोगों की नीड को पूरा किया जा सकता है, एनफ है। लेकिन जब उसी रिसोर्सेज को आप ग्रिड के तरीके, आपकी जब ग्रिडनेस, आपके अंदर एक ग्रिड की तरीके से फीलिंग आ जाएगी तो वो फुलफिल नहीं किया जा सकता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम्स में, कोटेशन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये किसने कहा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को अगर हम डिप्लेशन होने का कारण क्या है, अगर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर वे में अगर हम यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर, अगर हम रिसोर्सेज को
बेतुके तरीके से यूज करने लगे तो रिसोर्सेज डिप्लीशन होना लगेगा, ग्लोबल लेवल पर पूरा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ रिसोर्स भी ख़त्म होगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो कह रहे हैं ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग डे टू डे लाइफ में बढ़ रही है, तो वो भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेज। तो हमें रिसोर्सेज की जो प्रोडक्शन है उसको ग्रीडी वे में प्रोड्यूस नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी नीड हो उसी हिसाब से रिसोर्स को प्रोड्यूस करें और उसका यूज करें, ताकि हम अपने रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लैंड जो है सभी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ताकि हम वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिविटी होती है हम लोग लैंड पे ही तो करते हैं, है ना। चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन का सपोर्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ की डेवलपमेंट हो, ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या करते हैं, सभी तो लैंड पे ही करते हैं, इसलिए लैंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग का इम्पॉर्टेंट होता है। अब इंडिया की बात करें तो लैंड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिलती है, जिसको रिलीफ फीचर्स कहते हैं। रिलीफ फीचर्स है ना, जैसे कि हम बात करेंगे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड, ये सभी तो लैंड का ही पार्ट है ना। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसके कितनी पार्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्लेन एरिया की पार्ट सबसे ज़्यादा है, कितना, 43%। उसके बाद इस पर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अगर 30% जो है ना परसेंटेज, वो आपको मिलेगा माउंटेन एरिया, 27% आपको प्लेटूज एरिया मिलेगा, है ना। तो जहाँ पर रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है प्लेटूज वगैरह में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे इस डायग्राम के हिसाब मदद से कि प्लेन्स जो एरिया है आपका सबसे ज़्यादा ब्लू कलर इस तरीके से आप एग्जाम में शो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके आपको। माउंटेन की एरिया 30% है और सबसे कम प्लेटूज दिखाया गया है। तो इस तरीके अगर मान लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं है तो अबाउट 43 या अबाउट 44 करके आप शो आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए इस मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो लैंड का यूटिलाइजेशन आप फॉरेस्ट के रूप में करोगे। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि बैरन और वेस्ट लैंड है। लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूजेस, इस तरीके से आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अदर कल्टीवेटेड लैंड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पहला परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, है ना, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। मतलब इसमें हम बताएंगे, सारे को अच्छे से डिफाइन करेंगे। उसके बाद फैलो लैंड क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। नेट सोन एरिया क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। फैलो लैंड में करेंट फैलो, जैसे कि आपका अनकल्टिवेट फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी एक ऐसी लैंड जिसको हम 1 साल से कम ईयर तक, 1 साल से कम समय तक हम लोगों ने उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया है। दूसरा इसी में अदर देन करेंट फैलो लैंड, लेफ्ट कल्टिवेटेड यानी अनकल्टिवेटेड, उसको कल्टिवेट करना हम लोग छोड़ दिया है फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर, यानी 1 से 5 सालों के बीच में हम लोगों ने कल्टिवेट करना छोड़ दिया है। उस टाइप को लैंड को अदर देन करेंट फैलो लैंड कहेंगे। उसके बाद नेट सोन एरिया क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। इन सारे को हम लोग डिवाइड कर दिया लैंड यूटिलाइजेशन में। चलिए इसी को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि हमारी इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया है लैंड की वो कितनी है। तो अगर हम लोग मिलियन में देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर है। उसके बाद हम लोग इसकी फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो लैंड जो डिटरमाइन करता है, यानी हम लोग इस जो लैंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिजिकल फैक्टर देखने को मिलता है हमारे इंडिया में कि क्या क्या है, सॉइल का टाइप है, क्लाइमेट अलग अलग है हमारे, डेंस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कभी कहीं 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 बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी हमारे अंदर कितने हैं, देश में कल्चर और ट्रेडिशन किस तरीके से फ्लोरिश कर रही है। अब हम बात करेंगे कि कितना परसेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं लैंड का अपने इंडिया में। तो 93% जो है एरिया में हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7% एक ऐसे एरिया में आ जाते हैं जो मतलब
कंट्रोवर्सी है उस लैंड पर, जैसे कि कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान और चाइना हैव ऑल्सो बीन सर्वे है। तो इस तरीके से कुछ लैंडें जो है जो मतलब अभी कन्फ्यूजन है, कंट्रोवर्सी चल रही है, वाद विवाद चल रही है, इस वजह से उस लैंड को इसमें एंट्री नहीं किया गया। 93% लेकर चलेंगे टोटल एरिया पर हम लोग कल्टिवेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसी को सर्वे किया गया। ओके, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करें कि हाउ कैसे वी आर एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, बट जो हमारे देश में जो पॉपुलेशन है कैटल की उसको कैसे खिलाएंगे, उसको चारा कैसे दे पाएंगे ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंस इज ऑफ इट, और उसकी रिजल्ट क्या होगा, कंसिक्वेंस क्या होगा, इसको भी देखेंगे। ठीक, हम बात करेंगे आगे कि मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड जो है या तो पुअर क्वालिटी है या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है ना वेरी हाई है, उसकी क्वालिटी जो है फैलो लैंड की लो है, या फिर कह सकते हैं उसकी कल्टीवेशन की जो प्राइस है, कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। कह रहा है कि इस प्रकार के लैंड को हम एक बार या एक से ज़्यादा बार 2 या 3 ईयर में करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के एरिया को नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज NSA के अकॉर्डिंग हम बात करें 54% जो एरिया है नेट सोन एरिया में, इंडिया के नेट सोन एरिया में आती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो NSA के अकॉर्डिंग 54% जो इंडिया का नेट जोन एरिया में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 80% जो है टोटल एरिया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा है ना, यहाँ 80% नेट जोन एरिया है, और 10% से भी कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों मैं यहाँ बताते चलूँ कि नेट जोन एरिया का मतलब होता है कि जो पूरी जो एग्रीकल्चरल ईयर होता है वो पूरी साल खेती होती है, एक्टिव रहता है। तो आप हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब देख लेंगे तो वहाँ पर 80% जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटेड है और हमेशा काम वहाँ चलते रहती है, और 10% से कम ऐसी एरिया है जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 10% से कम नेट जोन एरिया है जहाँ पर इन सारी चीज़ें नहीं होती है। दोस्तों आगे हम बात करें इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितनी है ना। तो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया 22% समथिंग है दोस्तों, लेकिन डिजायर्ड कितनी है 33% की नीड है। इंडिया में होनी कितनी चाहिए 33%। दूसरी हम बात करें कि एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी 1952 में, आप इसे ऐसे भी पंचवर्षीय योजना से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में लैंड है जो वेस्टलैंड है और लैंड पुट अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जैसे कि वेस्टलैंड जो होते हैं वो आपका रॉकी टाइप का हो जाएगा, एरिड, डेजर्ट एरिया, इन सारी चीज़ों को वेस्टलैंड कहते हैं, जहाँ पर हम लोग रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। उसके बाद वैसे एरिया भी जो लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसको मतलब कुछ यूज नहीं कर पाते हैं तो वो वेस्टलैंड एरिया में चला जाता है, या लैंड डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ से बचनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो वेस्ट लैंड यानी ज़्यादा लंबे समय तक आप किसी लैंड को आप यूज में नहीं लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और वे डेड लैंड बन जाएगा। वेस्ट लैंड की जगह पर आप डेड लैंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। बने रहे मेरे साथ, आई होप आपको बोरिंग नहीं हो रही होगी, बोरिंग फील नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्टूडेंट्स आपको यहाँ से सारा नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स यहाँ से ले लोगे, एकदम टू द पॉइंट आपको मिलेगी यहाँ से नोट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। लैंड डिग्रेडेशन पर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वील हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन। हम अपने लैंड को क्या करते हैं, पास्ट जनरेशन के साथ साथ फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करते हैं, रखते हैं। तो 95% ऐसे लैंड है जो हम मतलब नीड है, मतलब फूड हो गया, हमारी बेसिक नीड क्या है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सभी लैंड से एक्वायर्ड करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ये सारे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, है ना, उनकी जो फर्टिलिटी हो रेट होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, सभी खत्म हो रही है। तो सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा है नहीं, नेचुरल फोर्स भी डैमेज कर रही है। तो उसको देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम लोग कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को देख लेते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया।
डिफॉरेस्टेशन जैसे वनों की कटाई कहते हैं। ओवरग्रेजिंग जैसे कि फसलों शेफर्ड लोग क्या करते हैं, अपने गाय भैंस भेड़ बकरियां छोड़ देते हैं, जिससे क्या होते हैं, ओवरग्रेजिंग कहते हैं। इस प्रकार के केसेस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक। माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग जो आपको देखने को मिलेगा, माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। झारखंड हो गया, है ना, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, है ना, इस सभी जो स्टेट्स हैं माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रही है। ओवर इरिगेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण है। तो इस प्रकार का जो केसेज है आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कह सकते हैं ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग प्रॉब्लम। यानी ओवर इरिगेशन से क्या होता है, वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि वाटर जब जमा होगा तो सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी सॉइल में बढ़ जाती है। सैलिनिटी मतलब साल्ट और अल्कैलिनिटी का मतलब उसमें कह सकते हैं कि जब एसिड बढ़ जाती है, एसिडिक टाइप का सॉइल में परसेंटेज बढ़ जाना, तो हम बेस देकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। इससे क्या होता है कि एक डीप स्कार्स ट्रेस है। जैसे कि आप कह सकते हैं जहाँ कंपनियाँ होती है वो क्या होती है, जैसे सीमेंट की कंपनी हो गया, तो वो क्या करती है कि उसके डस्ट पार्टिकल जो निकलते हैं सॉइल लेयर पर बैठ जाती है, जिससे क्या होता है कि ऊपर बैठ जाने की वजह से जो उसकी मॉइस्चरिंग होती है, एयर होता है सॉइल के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे वो लैंड डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाता है। यानी उसमें फर्टिलिटी रेट कम हो जाने की चांसेस बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि सीमेंट क्रेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफेयर, retards the process of infiltration of water into the soil after the settle down in the land, है ना। और हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको लैंड डिग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन इन सारे वे को आप नोट डाउन कर लो, इन सारे वे से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला एफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ पौधे लगाएंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। दूसरा प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स होता है वहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए आप थ्रोनी बुशेस टाइप के प्लांट को ग्रो करेंगे, जैसे कैक्टस हो गया, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वेस्टलैंड होते हैं, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके सही तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वल्गरिटी वे में हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट एंड रिड्यूस लैंड वाटर डिग्रेडेशन। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल के वजह से वेस्ट मटेरियल मिल जाने से सॉइल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, तो वाटर डिग्रेडेशन होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको उसकी पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल कैसे रिसोर्स है। दोस्तों यहाँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि सॉइल बायोटिक भी है और एबायोटिक है। बायोटिक है कि जैसे कि सॉइल हम क्रॉप्स को क्या करता है, प्लांट को, क्रॉप्स प्लांट इस सबको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो ये बायोटिक हो जाएगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जो होते हैं जो सॉइल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए ये बायोटिक हो गया उन लोगों के लिए। ये बायोटिक कैसे है कि जैसे कि रॉक्स हो जाएगा, है ना, रॉक्स हो जाएगी, माउंटेन हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ जो माउंटेन के सॉइल हो गया, इन सारे चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये सारे एबायोटिक टाइप्स में आ जाएंगे। तो सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है आपका, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। ठीक है ना, तो सॉइल हेल्प करता है प्लांट को ग्रोथ करने में, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे मिलियन ईयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर यानी फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ यानी लेयर बनाने में सॉइल की। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा डिग्रेड मत कीजिए, है ना। अब यहाँ पर पेरेंट रॉक या बेड रॉक कह सकते हैं, है ना। इसके वजह से क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसे सॉइल को बनने में हमारा वेजिटेशन, लाइफ, रॉक, क्लाइमेट, इन सारा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होती है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे फोर्सेज होते हैं नेचर का जो हमारे सॉइल में चेंजेज आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे जो है ना सॉइल के में चेंजेज लाते हैं, है ना।
अब हम बात करेंगे कि कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को बनने में केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि उनके कलर में, उनके टेक्सचर में, उनकी क्वालिटी में भी चेंजेस आ सके। सॉइल जो है इसमें आपका ऑर्गेनिक मीन्स ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कह सकते हैं कि कलर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कलर हो गया, उसकी थिकनेस हो गया, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉइल इन इंडिया क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, है ना। हम लोग अलग अलग टाइप में सॉइल को डिवाइड करेंगे, देखते हैं उन सारे को। बने रहे मेरे साथ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मैं इसको कोशिश करूँगा कम से कम समय में आपका ख़त्म कर दूँ और अच्छे तरीके से, ठीक है। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैव वेरी रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीम्स, वेजिटेशन। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले ये पार्ट जो है ना, ये फॉरेस्ट, ग्रीन वाला पार्ट जो है आपका, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है ना। ये जो येलो येलो टाइप का आपका दिख रहा है, ये आपका मीडियम ब्लैक सॉइल है। और ये जो आप दिख रहा है, ये आपका डेजर्ट एंड एरिड सॉइल है। अब यहाँ पर देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना आपका, ये आपका मिक्स्ड एंड रेड ब्लैक सॉइल है। ये डेजर्ट एरिड सॉइल, ये वाला डेजर्ट एरिड सॉइल हो गया। उस समय मैंने सॉरी गलती से बोल दिया कुछ, इसको दिखा दिया था। ये आपका मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल है। ये जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये सेलो ब्लैक सॉइल है। डीप ब्लैक सॉइल आपका यहाँ पर दिखेगा। पीटी एंड मार्शी सॉइल आपको ये दिखेगा, ठीक है। डेल्टाइक अलुवियल सॉइल आपको ये सब पार्ट दिखेगा, ठीक है। लेटराइट एंड लेटरेटिक सॉइल आपको ये एरिया दिखेगा। स्लाइन एंड एल्कलाइन सॉइल आपको ये एरिया दिखेगा। कोस्टल ऑलिवियल सॉइल आपको ये एरिया दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे ऑलिवियल सॉइल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी सॉइल में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल माना जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे, सभी सॉइल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है ऑलिवियल सॉइल, क्योंकि ये जो जो बनती है ना, डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो हिमालयन रिवर्स है उससे ये बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये जो जनरली जो सॉइल है ना, आपको राजस्थान गुजरात तक भी इनकी नैरो कॉरिडोर देखने को मिलता है ना। ऑलिवियल सॉइल जो है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी के साइड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलिवियल सॉइल में सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि पाया क्या क्या जाता है। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना। और ये इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली के साइड में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा वाट बिगर इन साइज, सम वाट बिगर इन साइज। अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, जैसे नियर प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, रिवर के स्लोप एरिया होता है ना, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज, पिडमेंट क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिडमोंट वो एरिया होता है जैसे कि कुमायूं हिमालय और गगनेटिक प्लेन के बीच के एरिया को हम लोग डालते हैं, यानी जो फुट ऑफ द कुमायूं हिमालय और गगनेटिक प्लेन जो होते हैं उसके बीच के एरिया को पिडमोंट प्लेन्स, जैसे कि द्वारा, कैओस एंड तेराई, ये सभी चीज़ें पिडमोंट का प्लेन्स है, ठीक है। पिडमोंट का ये पिक्चर देखो आप, इस तरीके से पिडमोंट का पिक्चर देख सकते हो। ये आपका द्वारा है इस तरीके से, और आपका ये कैओस है, ठीक है। ये आप देखो देखो इसको हम आपको ऑलिवियल सॉइल में हम लोग देखेंगे। ऑलिवियल सॉइल को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला ओल्ड ऑलिवियल सॉइल जिसको बांगर कहते हैं, और दूसरा न्यू ऑलिवियल सॉइल जिसको खादर कहते हैं। क्लियर है बातें। बांगर सॉइल जो होता है ना, हाई कंसंट्रेशन होता है, और जो खादर होता है मीन्स ओल्ड ऑलिवियल सॉइल जो होता है, हाई कंसंट्रेशन कंकर नोड्यूल्स होती है, ओके। और जो नोड्यूल्स देन द खादर, खादर से ज़्यादा कंकर भरा होता है ना, और हायर कंसंट्रेशन होता है, कंकर का हायर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, है ना। कह सकते हैं कि खादर जो होता है, खादर की बात हो रही है, खादर जो होता है ज़्यादा फर्टाइली होता है किसके कंपैरिजन में, बांगर के कंपैरिजन में, ठीक है।
ऑलिवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलिवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, इसमें बहुत ज़्यादा पोटाश देखने को मिलेगा, फास्फोरिक एसिड, लाइम, है ना। और इसी के हेल्प से प्लांट जो ग्रो करेगा वो शुगर केन, पैडी, व्हीट और जो पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इन सारे क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑलिवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसमें फर्टिलिटी हाई होने की वजह से ये एरिया, मतलब इस एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वीट और पैडी जैसे प्लांट ग्रो करते हैं। और पैडी और वीट एक ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एज अ क्रॉप्स के रूप में। सॉइल जो होता है इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्काइली, यानी जो अलुवियल सॉइल होता है ड्रायर एरिया में अल्काइलाइन होता है और प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, और अल्कलाइन हो जाता है और जब अच्छे ट्रीटमेंट के बाद वो सही प्रोडक्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ये पिक्चर देख लो आप ब्लैक सॉइल का, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो होता है हमारे इंडिया में पाया जाता है ना। इस तरीके से आप पिक्चर देखो, ब्लैक सॉइल इस तरीके से आपको देखने को इंडिया में मिल सकता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल होती क्या है और एक कलर जो होता है इसको और किस नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लैक सॉइल जो होती है ना, ब्लैक कलर में ब्लैक्स होता है और इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल जो होता है कॉटन क्लोथ के लिए, कॉटन प्लांट के लिए काफ़ी आइडियल माना गया है, बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल माना गया है ना। इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। 2-3 पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। पहला कि कलर में ये ब्लैक होता है, इसे रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। दूसरी, ये कॉटन प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, आइडियल माना गया, और ये इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही है। अभी दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये सॉइल इंडिया में किस किस प्लेस पर, किस किस रीजन्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो सॉइल है ना, ये टिपिकल ऑफ द डेकन ट्रैप यानी बैसल्ट एरिया जो होता है, नॉर्थ वेस्ट, यानी जो इस तरीके से इंडिया, ये नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है ना, इधर ज़्यादातर आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ये एरिया ज़्यादातर ब्लैक सॉइल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना। डेक्कन प्लेटू जो है ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये ब्लैक सॉइल बनता कैसे है? तो ब्लैक सॉइल जो होता है ना, मेड ऑफ लावा। लावा जो हमारे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो लावा फ्लो करता है उसी से ये ब्लैक सॉइल बनता है। सॉरी, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे एरियाज में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ये एरिया जो है दोस्तों स्टूडेंट्स, गोदावरी और कृष्णा वैली के पास में पड़ता है। ब्लैक सॉइल जो है ना, एक कह सकते हैं मेड अप एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। क्लेई मटेरियल के लिए भी इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे मूर्तिकार जो होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, ब्लैक सॉइल का जनरली यूज करते हैं, है ना। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मॉइस्चरिंग होल्ड करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है ब्लैक सॉइल में। ये पॉइंट याद रखेंगे, 1 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि ये जो है ना, रिच इन सॉइल न्यूट्रिशंस। सॉइल न्यूट्रिशंस इसमें बहुत होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम और पोटास और लाइम। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ों का ये रिच रिसोर्स है, कह सकते हैं। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोर। लेकिन कुछ जब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है उसमें कुछ कमियां भी होती है, जैसे फास्फोरिक कंटेंट की इसमें कमी होती है। ये सॉइल स्टिकी होता है ना। ये क्या होता है? स्टिकी होता है, वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्टे इमीडिएटली। ये जब वेट गीली होती है, डिफिकल्ट टू वर्क, काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टिकी होने की वजह से जब ये गीली होती है तो इसमें काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, इसे प्री मानसून पीरियड के पहले, यानी वेट गीली होने से पहले हमें इस सॉइल का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। आप पिक्चर में दिख रहा होगा रेड एंड येलो सॉइल की, है ना। ये पिक्चर में आप लोग को दिख रहा है रेड एंड येलो से, ये सारा रेड एंड येलो सॉइल। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये सॉइल रेड क्यों होता है? तो आयरन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से ये रेड्स होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
ये येलो भी दिखता है व्हेन इट ऑकर हाइड्रेट फॉर्म, जब हाइड्रेट फॉर्म इसका होता है तब ये इसका इस सॉइल का कलर क्या दिखेगा, येलो दिखेगा, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में डेवलप होता है जो पाया जाता है लो रेनफॉल एरिया में, है ना, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट, डेक्कन प्लेटू के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में पाया। अब हम लोग बात करेंगे किस स्टेट में पाई जाती है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग विथ पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पिडमोंट मैंने आपको बता दिया है, वो सारी चीज़ें इस सभी प्लेस पर ये सॉइल पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल। ये आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा है ना, ये लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लेटराइट सॉइल जो होता है ना, एक लैटिन वर्ड लैटर से है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। लैटिन वर्ड किससे है, लैटर, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में डेवलप होता है। अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन, विथ अल्टरनेटिव वेट यानी ड्राई सीजन में, सूखी सीजन में इसकी डेवलपमेंट होती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, है ना। ये सॉइल जो होता है ना, लीचिंग होता है ज़्यादा पानी बरसने से। लेटराइट सॉइल में जो होता है ना, आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ये अंदर क्यों मिलता है, यहाँ एसिडिक होती है 6.0 से सब अप्रॉक्स कह सकते हैं कि ये एसिडिक टाइप का होता है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, ज़्यादातर ये सदर्न स्टेट में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट रीजन जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी कुछ देखने को मिलता है। दूसरे हम बात करेंगे कि सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो सॉइल है ना, डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट ज़्यादा ग्रो होता है। ये ह्यूमस में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन अगर वेजिटेशन ग्रो करने की बात आई तो ह्यूमस की बहुत ज़्यादा पुअरनेस देखने को मिलता है, ह्यूमस उतनी होती नहीं है। इस सॉइल का जो यूज़फुल है, आपका टी ग्रो करने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। कॉफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि इस सॉइल में, लेटराइट सॉइल में आप टी और कॉफ़ी प्लांट, टी और कॉफ़ी जैसे प्लांट ग्रो किया जा सकता है। रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, केरला, और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कैस्यू नट ग्रो करने के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है इस सभी प्लेस में, ठीक है, काजू जिसको बोल रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके से दिखता है। एरिड सॉइल जो होता है ये रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड से लेकर ब्राउन इसका कलर होता है। जनरली सैंडी इन टेक्सचर, इसकी जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है। स्लाइन, और नेचर में कैसी होती है, स्लाइन होती है। कुछ एरिया जो है द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवापोरेटिंग द वाटर, यानी इस सॉइल में अगर पानी अगर जमा है तो जब इवापोरेट होगा तो सॉल्ट बनाने के लिए भी यहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर दैन सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन के फास्टर कंडीशन के वजह से यहाँ पर ह्यूमस की कमी दिखती है और मॉइस्चर की कमी दिखती है। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर, ये जो लोअर हॉरिजन्स है सॉइल का वो कंकर के द्वारा घिरा पड़ा है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर जब इरिगेशन यानी सही से सिंचाई करेंगे, इरिगेट करेंगे तो बिकम्स कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस वेस्टर्न राजस्थान, तो कल्टिवेट लैंड बनाया जा सकता है। दोस्तों स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको नॉलेज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। आप इसे नोट्स बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें
तो डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल जो होती है, जो कवर्ड होता है, फ्लड आने से, पानी पड़ने से वो क्या हो जाता है, वॉश हो जाती है, चला जाता है, दह कर चला जाता है। उसी को सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल का कटना, बहना, सॉइल इरोजन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो इन साइमल्टेनियसली एंड जनरल देयर इन बैलेंस बिटवीन द टू। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कभी कभी जो सॉइल इरोजन होता है ना, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से होता है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि पहले भी बताया कि डिफॉरेस्टेशन सबसे उनमें से बहुत बड़ी काउजेज है, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इन सारे चीज़ें जो है, और कुछ नेचुरल फोर्सेज भी है, जैसे विंड चलना, विंड चलने की वजह से भी सॉइल इरोजन होने की चांसेस बढ़ जाती है। ग्लेशियर, वाटर, ये सभी सॉइल इरोजन का काउज रहा है, रीजन रहा है। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल। रनिंग जो बहुत तेज से जब पानी बहती है तो सॉइल को कट कर देता है, क्लेई सॉइल को कट कर देता है और एक डीप चैनल बनाता है जिसको गिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्लीज। आप इस पिक्चर में देखो, इस तरीके से आपको देखिएगा, इस तरीके से बहाव, ज़्यादा पानी की बहाव होती है तो मिट्टी कट जाती है, सॉइल कट जाती है और गिल्लीज बनाती है। तो ये आपका गिल्लीज हो गया। क्या हो गया? गिल्लीज। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये गिल्ली जब बन जाएगा तो लैंड एक अनफिट हो जाएगी, हम इसे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे बैड लैंड कहा गया। क्या कहा गया? बैड लैंड। अब हम बात करें चंबल बेसिन, सच लैंड इज कॉल्ड रैविन। रैविन, आपको चंबल बेसिन में चले जाएंगे, चंबल घाटी, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के से रैवाइंस देखने को मिलेगा, RAVINES। इस तरीके से ये घाटी हो गया इधर से, और बीच में इस तरह से रैवाइन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी बहाव पानी की इतनी तेज होती है कि सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया में मिट्टी कटकर चली जाती है, स्लोप बनाती है, ठीक है। इन ए सच एरिया, उस प्रकार के एरिया को जो केसेस टॉप सॉइल वॉश्ड अवे, ऊपर का जो सॉइल होता है वो दह जाता है, और इसको हम कहते हैं सीट इरोजन। इसको क्या कहते हैं? सीट, SHWT, सीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी जो सॉइल इरोजन होता है ना, विंड के वजह से भी होता है, जिसको विंड इरोजन कहता है। हवा चलने की वजह से सॉइल क्या होती है, एकदम उड़ती है। आप इसे देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके से आपका केसेस देखने को ज़्यादातर राजस्थान वगैरह में, डेजर्ट एरियाज में देखने को ज़्यादातर मिलेगा, है ना। तो सॉइल इरोजन काउज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और साथ ही साथ जो हमारी फार्मिंग का डिफेक्टिव मेथड होता है उससे भी सॉइल इरोजन आपको होती है, देखने को मिले। जैसे कि प्लॉइंग करने का जो तरीका अगर रॉन्ग है, या फिर कह सकते हैं, या उसका हार्वेस्टिंग करने का मेथड जो रॉन्ग है, तो इस वजह से सॉइल इरोजन देखने को ज़्यादातर मिलती है। अप्स एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग सॉइल इरोजन। जब सॉइल इरोजन आ गया तो हम लोग फिर देखेंगे कंजर्वेशन की बात करेंगे। सॉइल को हमें बचाना कैसे है, तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग प्लॉइंग, मतलब एक प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लॉइंग। कह रहा है कि हम लोग इस तरीके से प्लॉइंग करेंगे खेत में अलोंग द कंटोर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। यानी इस तरीके से देखो, आप पिक्चर में देखो, ऐसे करेंगे ताकि पानी आराम से निकल जाएगा। इसको कंटोर प्लॉइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटोर, CONTOR, कंटोर प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग जो आपको देखने को मिलेगा हिलीज एरिया में, ये भी क्या करता है, इरोजन को, सॉइल इरोजन को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्त स्टूडेंट्स। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय की अगर हम बात करें, है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय साइड में टेरेस फार्मिंग का वेल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं उसको स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, और स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन इन क्रॉप्स। और जो स्ट्रिप्स होता है उसको बीच में क्या किया जाए, इस तरीके से आप देखेंगे ग्रास ग्रो कर दिया जाता है, ताकि जो सॉइल इरोजन हो रही है, जैसे कि विंड हो गया, फ्लड हो गया, तो विंड के वजह से उस सारे सॉइल को नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से ऐसी की जाती है। स्ट्रिप जो होता है ग्रास की, मतलब आरिया जिसको बोल सकते हैं, है ना, इस तरह से लाइन क्रॉप्स लगाए, इसके बीच में स्ट्रिप लगा दिए ताकि वो क्या कर सके, जो फोर्स होता है विंड का उसको ब्रेक कर सके, ब्रेकअप कर सके, है ना, ताकि वो आसानी से
फसल टूटे नहीं। इसी टाइप के क्रॉप्स को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। आप पिक्चर में देखो, इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री क्रिएट शेल्टर also work as a similar। कह रहा है कि प्लांटिंग लाई ट्री टू क्रिएट शेल्टर also work a similar way, है ना। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, जहाँ पर मतलब ट्री को एक शेल्टर के रूप में यूज किया जाए, तो इस प्रकार के रो को ट्री बेल्ट या फिर शेल्टर बेल्ट कह सकते हैं। दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑफ सैंड ड्यून्स एंड एस्टैब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। मतलब कहने का ये हुआ कि सैंड ड्यून्स वगैरह भी कम करना है तो वहाँ पर थ्रोनिप टाइप के प्लांट को ग्रो करना होगा। शेल्टर बेल्ट बनानी होगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री पर लोग बैठेंगे ताकि ट्री को कट ना कर सके। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडी है कि एक विलेज है सुखमोजरी डिस्ट्रिक्ट जाबुआ हैज शो दैट इज पॉसिबल रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ट्री डेंसिटी ऑफ सुखमजरी इंक्रीज फ्रॉम, पहले यहाँ पर जो आपका 30 पर हेक्टेयर था, ठीक है ना, फिर वो इंक्रीज होकर 1976 में 1270 पर हेक्टेयर हो गया, है ना। हेक्टेयर मतलब 30% 1976 में था, ठीक है, और 1272 जो था हेक्टेयर 1992 में था, ठीक है। कह सकते हैं कि रीजनरेशन ऑफ द एनवायरमेंट लीड इकोनॉमिक वेलबींग एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर and consequently increase income. Average annual household income in Sukhmojari regard from 10,050 between 1979 and अब यहाँ पर लोगों का इनकम बढ़ गया, बहुत सारे लोग एक्टिविटी करने लगे, इस तरीके से डेवलपमेंट हुई और चेंजेज आया, ठीक है। लास्ट जो है पीपल मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मतलब उस सारे इसेंशियल चीज़ों को लोग मैनेज करने लगे जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बेनिफिट है। The decision maker by the Madhya Pradesh government 2.9 million hectare, about 1% of India land area, the being generate across the state ground watershed management। तो इस तरीके से आज का वीडियो था। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट, नोट्स और यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे।